हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट एजुकेशन जो कि एक ऑप्शनल कोर्स है बीएड में, उसमें हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ाने से पहले मैं एक कॉमन सा आपको एक जनरल एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कभी कभी हमने देखा है या ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी यानी हमारी कार या दूसरी चीज़ें, बस है, ये सब अगर कहीं बंद खड़ी हुई है या धूप में कहीं खड़ी हुई है और अचानक आप दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठते हैं तो आपको बहुत गर्मी का महसूस होता है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा अंदर लगता है। तो यही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब इसमें एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी जो शीशे की दीवार जैसा कार्य है वो पृथ्वी के वायुमंडल की कुछ गैसें करती हैं। यानी वहाँ कार में जो शीशा का काम कर रहा है, यानी शीशे के अंदर जो सूर्य का प्रकाश जा रहा है वो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसी प्रकार से वायुमंडल में ये शीशे की दीवार का काम कौन करता है, कुछ गैस करती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया है। जैसे हमारी ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। इनमें से कुछ किरणें तो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से, ऊपर चली जाती हैं। जबकि कुछ किरणें ऐसी हैं जो कि इस एटमॉस्फेयर में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस उन्हें ट्रैप कर लेती हैं और दोबारा से ये हमारे अर्थ पे पहुंच जाती हैं, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। अब सूर्य के प्रकाश में वो कौन सी किरण है जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है? वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। अगर मैं कंपोनेंट ऑफ सनलाइट बताऊं तो सूर्य का प्रकाश 3 प्रकार की किरणों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट, दूसरा है अल्ट्रा रेज यानी पराबैंगनी विकिरण, और तीसरा है इंफ्रारेड रेज यानी अवरक्त प्रकाश। दृश्य प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं, और ये 7 कलर से मिलकर बना है, विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से इसमें 7 कलर होते हैं। इसको हम अगर प्रिज्म से गुजारें तो ये हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। जैसे कभी कभी आपने जब बारिश होती है उसके बाद रेनबो देखते हैं आकाश में, तो वो रेनबो भी क्या है, एक तरह से 7 जो कलर हैं दृश्य प्रकाश के, वो एक तरह से वो हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। और वहाँ पर जो प्रिज्म का काम है वो कौन करता है, बारिश की बूंद करती है। तो इस तरह से ये तो 7 कलर से मिलकर बना है। दूसरा अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि ये भी हानिकारक होती है लेकिन हमारी पृथ्वी पर उपस्थित ओजोन लेयर इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा है इंफ्रारेड रेज, अवरक्त प्रकाश। तो हमें पृथ्वी पर जो भी हीटिंग इफेक्ट दिखता है वो इन्हीं रेज के कारण होता है। यानी सूर्य में उपस्थित इंफ्रारेड रेज ही हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो यहाँ जो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी किरणें तो पृथ्वी पर आती हैं, कुछ पहले ही चली जाती हैं वापस रिफ्लेक्ट होकर, और कुछ को ये ग्रीन हाउस गैसेस दोबारा से इन्हें रोक लेती हैं और ये दोबारा से अर्थ पे आ जाती हैं, और इस तरह से ये अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती है। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम डेफिनेशन लें, डेफिनेशन से पहले मैं इस शब्द को सबसे पहले जोसेफ फॉरियर ने यूज़ किया था 1827 में। The greenhouse effect means progressive warming up of the Earth's surface due to blanketing effect of man-made CO2 in atmosphere। यानी ये मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वातावरण में कंबल की तरह ऊष्मीय विकिरण को रोके जाने के कारण पृथ्वी की सतह के तापक्रम में लगातार वृद्धि होने की घटना है। यानी जो मनुष्य ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की, वो एक कंबल की तरह काम करता है और उस कंबल के अंदर उस विकिरण को रोक लेता है, जिससे कि तापमान में वृद्धि हो रही है पृथ्वी के। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो इस इफेक्ट को
बढ़ाती है। पहला है जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक एसिड। अगर इन सभी गैसों में से ये क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो वो है सबसे अधिक जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं तो ये दोनों पर, पृथ्वी पर और मनुष्य पर, दोनों पर इफेक्ट डालता है। पृथ्वी पर इसका इफेक्ट क्या है? जलवायु परिवर्तन, यानी जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो इससे क्या है, जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण तापमान जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण जो लगातार जो वृद्धि हो रही है तापमान में, इससे जलवायु में परिवर्तन होता है। यानी प्राकृतिक नियम के अनुरूप जो मौसम होना चाहिए वैसा मौसम जो है नहीं हो पाता। दूसरा है हिमानी संकुचन या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं उनकी बर्फ़, और इससे क्या है, समुद्र तल में के जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। जैव विविधता का ह्रास, तो इससे क्या है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व जो है वो संकट में है और कुछ लुप्त होने के कगार पर भी हैं, क्योंकि ताप वृद्धि के कारण वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। इसका इफेक्ट मनुष्य पर क्या होता है? मनुष्य पे जैसे ताप अधिक होने के कारण बहुत सारे रोग मनुष्य के अंदर लग जाते हैं, बीमारियां, जैसे जो परजीवी आधारित बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये सब महामारी का रूप ले लेते हैं। दूसरा, जहाँ किसी जगह पर ज़्यादा बारिश होने से वहाँ बाढ़ आ जाती है और कहीं कहीं क्या है, सूखा पड़ता है। अच्छा, ये बीमारी मैंने दोबारा लिख दिया है, कोई बात नहीं। तीसरा क्या है, ये कृषि, यानी तापमान में वृद्धि होने के कारण या अति वर्षा होने के कारण पेड़ पौधे व वनस्पतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि हमें भविष्य में खाद्यान्न संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से पृथ्वी पर और मनुष्य पर, दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रमुख उत्पादक कौन से हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो अगर हम देखें इसमें हाईएस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़, तो चाइना जो सबसे ज़्यादा एमिट करता है, 30% ये एमिट करता है। दूसरे नंबर पर USA 15% और यूरोपियन यूनियन जो कि 9%। इंडिया में भी 5 से लेकर 7% तक कार्बन एमिटिंग है, ये कम है सबसे। एक ऐसी कंट्री जैसे जो बिल्कुल भी कार्बन एमिट नहीं करता, 0% एमिशन है वहाँ पर, वो है भूटान। तो ये कुछ प्रमुख उत्पादक कंट्रियां हैं। देन इसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के उपाय, कैसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें वृक्षारोपण करना, यानी अधिक से अधिक वृक्षों को उगाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। देन सेकंड, इथेनॉल व मीथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग, जिससे कि जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो ना ज़्यादा मात्रा में निकले। बायोगैस, जो कि हम गोबर से बनाते हैं, उसका प्रयोग। बायोगैस के अनुसार ही या बायोगैस की तरह ही ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग। ऊर्जा के जितने भी गैर परंपरागत यानी जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं या जिनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इनका हम प्रयोग करें। सरकार द्वारा वृक्षों के बचाव हेतु सख्त नियम व कानून पारित किए जाएं ताकि वृक्षों को बचाया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जनरल अवेयरनेस, जब तक व्यक्ति अवेयर नहीं होगा तब तक कुछ भी नियम कानून बनाना उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। यानी अंदर से अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, हम कानून के तहत उस चीज़ को ना रोकें, बल्कि हम खुद की अपनी अवेयरनेस से, अपनी विलिंगनेस से उस कार्य में भागीदारी करें। तो ये मैंने आज ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।